गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाय सीपी सर में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों को आज रसायन विज्ञान में एक चैप्टर पहले था कक्षा 10 में, उसको हटा दिया गया क्योंकि हम जानते हैं कि हर साल या तीसरे साल या चौथे साल सिलेबस को रिवाइज करते हैं। तो कोरोना काल आया था जिसमें कोरोना काल के पहले से वो चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम था तत्वों का वर्गीकरण। अब यह आवर्त सारणी उसी को कहते हैं, लेकिन चूंकि क्या किया गया कोरोना काल में सिलेबस 30% कट ऑफ हुआ तो उसमें उस चैप्टर को ही पूरा क्या किया गया, हटा दिया गया। लेकिन फिर भी मैं उसके कुछ जानकारी को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होता हूं क्योंकि वो कंपटीशन से संबंधित जानकारी भी है, इसीलिए मैं उसको बताना चाहता हूं। क्योंकि कक्षा 11 और 12 में वो चीजें उपलब्ध हैं, 10 में भले ना हो लेकिन 11-12 में हमें पढ़ना पड़ता है। तो चलिए मैं जानकारी के साथ उपस्थित होता हूं। हम जानते हैं कि मेंडलीव एक हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने जिस तत्वों को क्या किया, जो खोजे गए तत्व थे उनको व्यवस्थित करने के लिए एक सारणी का निर्माण किया। उसी सारणी को आज हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। और मेंडलीव ने सभी तत्वों को एक उचित स्थान देने का प्रयास किया जब उन्होंने खोजा था, जितने तत्व खोजे गए थे, क्योंकि खोजा उन्होंने नहीं था, तत्वों को व्यवस्थित किया था। लेकिन उस समय जो तत्वों की खोज हुई थी बहुत कम थी, इसलिए मेंडलीव ने तत्वों को उनको व्यवस्थित रूप में किया, तो लेकिन उनका सही व्यवस्थित क्रम नहीं था। क्योंकि उस समय मेंडलीव सभी तत्वों को उनके परमाणु भार के रूप में क्या कर रहे थे, व्यवस्थित कर रहे थे, और वो भी अंदाजा मार करके। उनको ज्ञात नहीं था कि किस तत्व का परमाणु भार क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब व्यवस्थित कर दिया जो ज्ञात तत्व थे, तो फिर बाद में उन्हीं तत्वों का अध्ययन करना प्रारंभ किए कि आखिरकार में देखा जाए कि जैसे व्यवस्थित किया वो सही है कि गलत है। तो जब अध्ययन करना प्रारंभ किए तो पता क्या हुआ, चला देखा कि जिनका ये परमाणु भार 131 मान करके उस स्थान पे व्यवस्थित किए थे, पता चला कि उनसे पहले कोई तत्व है जिनका परमाणु भार क्या है, 134 या 35 है। तो ये पूरा सीरियल ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो सोचते यही थे कि बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में तत्वों को क्या किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। और उसी को डिफिनीशन के रूप में भी इन्होंने बताया कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होंगे वो बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्ती फलन होंगे। लेकिन यहीं पर मेंडलीव क्या हो गए, विफल हो गए। और विफल होने पर इन्होंने अन्य लोगों का क्या लिया, सहारा लिया। तो एक वैज्ञानिक और आए, उनका नाम था मोजले। उन्होंने क्या किया, इनका सहयोग किया और तत्वों को 1 बाई 1 करते हुए अध्ययन करना प्रारंभ किया। क्योंकि मेंडलीव ने कोई भी अध्ययन करके नहीं व्यवस्थित किया था, इसलिए बहुत सारी खामियां मिली। तो मोजले के पास और मेंडलीव के पास दो ही रास्ते थे, या तो पूरी आवर्त सारणी को ही भंग किया जाए भाई, और या तो फिर नहीं बनाई जाए, दो ही रास्ते थे। तो उन्होंने क्या किया कि आवर्त सारणी को भंग ना करो, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो तत्व जहां हैं उनको वहीं रहने दो, लेकिन उनको एक नंबर दे दो। मतलब 1 2 3 4 ऐसे करते हुए बढ़ते क्रम में उनको नंबर दे दिया जाए। और नंबर दे दिया गया, और उसी बात में डिफिनीशन बदल गई। क्या बदली डिफिनीशन, क्या आई कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होंगे वो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। मतलब जो नंबर दिया गया उसके आवर्ती फलन होंगे, ना कि परमाणु भार के। फिर और मॉडर्नाइज हुई डिफिनीशन, उसी को और बदला गया स्टडी के बाद में, और बताया गया जो आजकल डिफिनीशन चलती है कि तत्वों और के भौतिक और रासायनिक गुण जो होंगे वो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन होंगे। इसका कहने का मतलब है कि तत्वों की एक सारणी बनाई गई। तो मैं उसी सारणी पर चर्चा करना चाहता हूं कि सारणी को कैसे व्यवस्थित किया गया। तो उन्होंने ऐसे एक सारणी बनाई, ऐसे एक सारणी उन्होंने बनाई। और जो ये लाइन दिख रही है यहां से लेकर के यहां तक टोटल इन्होंने 18 लाइन खड़ी खड़ी खींची। ठीक है, एक से लेकर के कितने तक, 18 तक। और जो नीचे पड़ी लाइन थी उनकी संख्या कितनी थी, 7 थी। तो कहते हैं कि जो ये खड़ी लाइनें खींची उन्होंने 18, उनको वर्ग नाम दिया। मतलब खड़ी लाइन जो होती है उसी आवर्त सारणी में उनको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और वर्गों की संख्या कितनी थी,
वर्गों की संख्या कितनी थी? 18 थी। मतलब उस पूरे आवर्त सारणी में तो वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है, जो खड़ी लाइन थी। फिर बताया गया कि जो पड़ी लाइन है, मतलब इस तरफ से, किस तरफ से? बाएं से दाएं, इस लाइन को उन्होंने कहा कि आवर्त। क्या कहा? आवर्त। तो कहते हैं कि आवर्त की संख्या कितनी है? टोटल 7 है। फिर कहा गया, ये तो वर्गों और आवर्तों की बात की गई, लेकिन कहा गया कि उन्हीं आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में क्या किया गया? विभाजित किया गया। कौन कौन से ब्लॉक थे? कहते हैं जो आगे की 2 खड़ी लाइन थी उसको उन्होंने कौन सी ब्लॉक कहा? एस ब्लॉक। बीच की जो लाइनें थी उनको क्या कहा? डी ब्लॉक। और जो किनारे की लाइनें थी उनको पी ब्लॉक कहा गया। और नीचे की जो 2 लाइनें दिखाई देती हैं इसको एफ ब्लॉक कहा गया। मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल मिलाकर के ब्लॉकों की संख्या कितनी थी? 4 थी। कौन कौन? एस, डी, पी और एफ। कुल मिलाकर के 4 ब्लॉक क्या थे? उपस्थित थे। अब बारी आई कि आखिरकार में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर मैं बता रहा हूं कि चूंकि S जो है, S में कक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो बारी से बताया गया कि जो यस है, यस में कक्षक की संख्या जो होती है वो ब्लॉक में वो संख्या होती है 1। S में कितने कक्षक होते हैं? 1। फिर बारी आई किसकी? P की। P में कक्षकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 3। फिर बारी आई D की। D में कक्षकों की जो संख्या होती है वो होती है 5। और फिर बारी आई किसकी? F की, और उसमें कक्षकों की संख्या। चलिए, तो इन्हीं कक्षकों के बारे में मैं जानकारी ले रहा हूं। अभी बताया हमने कि यस में कक्षकों की संख्या 1 है, पी में कक्षकों की संख्या 3 है, डी में कक्षकों की संख्या कितनी है? 5 है, एफ में कितनी है? 7 है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए ब्लॉकों की संख्या कितनी है, तो ब्लॉक कितने हैं? 4 है। ब्लॉक की संख्या कितनी है? 4 है। कंपटीशन में सब लाइनें पूछी जाती हैं कि बताइए आवर्त सारणी में